चाचा जल्दी सामान समेटिए, शाम होने वाली है। कहता हुआ मैं अपने जूते पॉलिश करने का सामान जल्दी जल्दी अपने बक्से में रखने लगा। उधर रमजान चाचा भी फुटपाथ पर बिछाकर बेचने के लिए रखे अपने कपड़ों को समेटना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही अपना बक्सा उठाया, एक ग्राहक आकर खड़ा हो गया मेरे सामने और बोला, जूते में पॉलिश करोगे क्या? नहीं साहब, अब दुकान हमने बंद कर दिया है। हमारे लिए वो बक्सा ही तो हमारी दुकान थी। अरे भाई, पैसे पहले ले लो। नहीं साहब, अब दुकान नहीं खुलेगी, आप कहीं और से करवा लीजिए। अरे यार, डबल पैसे ले लो ना, मुझे जल्दी है इसलिए कह रहा हूँ। कहते हुए उस आदमी ने अपने जूते उतारने शुरू कर दिए। साहब, मैं नहीं कर सकता अभी। अरे लखन बेटा, अब ये साहब इतनी जिद कर रहे हैं तो कर देना। रमजान चाचा ने मुझे समझाया। ठीक है चाचा, आप बोल रहे हैं तो कर देता हूँ। जल्दी जल्दी मैंने उस आदमी के जूते पॉलिश किए और फिर से अपना सामान समेटने लगा। मैंने गौर किया कि उस व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी थी। उसने मुझे 100 रुपए का नोट थमाया और एक सिगरेट सुलगा ली। साहब, इतने रुपए के छुट्टे नहीं है मेरे पास, आज ज़्यादा काम नहीं किया ना। कहता हुआ मैं खड़ा हो गया। बाकी तुम रख लो। कहता हुआ वो एक और चला गया। मैंने गौर किया कि उस शख्स ने काले रंग का कोट पहना हुआ था, एक बड़ी टोपी पहने हुए था वो। मैंने चलते हुए रमजान चाचा से भी बोला, चाचा, यह आपको कोई संदिग्ध आदमी नहीं लगता? किस बात पर? रमजान चाचा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, छोड़िए। फिर इधर उधर की बातें होती रही। मैं और रमजान चाचा साइकिल में चलते रहे। रमजान चाचा और मैं एक ही गांव के थे और शहर के स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म में अपनी अपनी आजीविका के लिए काम किया करते थे। मैं जूतों में पॉलिश लगाने का काम करता था तो रमजान चाचा ज़मीन पर एक चादर बिछाकर बच्चों और महिलाओं के लिए कपड़े बेचते थे। हम लोग एक ही साइकिल से रोज़ाना सुबह सवेरे ही निकल जाते हैं और अंधेरा होने से पहले वापस लौट जाते थे। जाति और बिरादरी के अलग होने के बावजूद भी हम में पिता और बेटे के जैसा संबंध था। उस आदमी के चलते आज शाम हो गई थी। रमजान चाचा साइकिल चला रहे थे और मैं उनके साथ आगे बैठा हुआ था। मेरा छोटे सा पॉलिश करने का सामान और उनके कपड़ों का गट्ठर पीछे बंधा हुआ था। मैंने साइकिल चलाते रमजान चाचा से बोला, चाचा, आज तो देर हो गई, रात भी होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मुझे तो आदत है रात की। तुम्हें डर लगता है क्या? हंसते हुए रमजान चाचा बोले तो मेरे चेहरे पर भी हंसी आ गई। मुझे लग रहा था कि आगे जंगल का रास्ता था, कच्चा और बिल्कुल सुनसान। ऊपर से एक कब्रिस्तान रास्ते में पड़ता था जिसके बीचों बीच से रास्ता हमारे गांव तक जाता था। चाचा, मुझे उस कब्रिस्तान वाले रास्ते में जाने से डर लगता है, मैंने डरते हुए कहा। रमजान चाचा हंस पड़े और फिर बोले, बेटा, मैं हूं ना, मुझे भूतों पिशाचों से डर नहीं लगता। मुझे तो तंत्र मंत्र भी आता है, तुम चिंता मत करो। कहते हुए उन्होंने साइकिल चलाना जारी रखा। जैसे जैसे हम उस कब्रिस्तान के नज़दीक पहुंच रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रहे थे। चाचा, मुझे डर लग रहा है। चलो, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। कहते हुए उन्होंने कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते की ओर साइकिल मोड़ ली। मेरा दिमाग उसी कब्रिस्तान के भूत और चुड़ैल पर लगा हुआ था जो मैं बचपन से सुनता आ रहा था, सुना था
कि रोज एक भूत और एक चुड़ैल में झगड़ा होता है कब्रिस्तान में, जो पिछले 10 से भी ज्यादा सालों से होता आ रहा था। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो भूत हमारे समुदाय का था, जबकि चुड़ैल रमजान चाचा की बिरादरी से। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि भूतों के भी बिरादरी होते हैं। कहते हैं कि दोनों ने दूसरे धर्म में बंधन तोड़ने के बाद शादी कर लिया था, जिसकी सजा स्वरूप उन्हें भरी सभा में मौत की सजा दी गई और उसी कब्रिस्तान में उन्हें दफन कर दिया गया। तब से ये दोनों एक दूसरे से मिलने को तड़पते थे और रात होते ही कब्र से बाहर निकलने को चिल्लाने लगते थे। इसे ही लोग लड़ना समझते थे। चाचा, आपने उस भूत और चुड़ैल की कहानी तो सुनी ही होगी, मैंने डरते हुए पूछा। हाँ, सुना तो है, पर तुम्हें कितनी सच लगती हैं ये बातें? उन्होंने मुझसे ही सवाल किया। मुझे तो सच्ची ही लगती है। हो सकता है कि किसी बात पर मतभेद हो और वो दोनों लड़ते हों इसी बात को लेकर। रात में शायद बाहर भी निकलते हों। वो फिर से एक बार मेरी बातों पर हंस पड़े। वही तो आज दिखाना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान में रात को कौन लड़ता है और किसके रोने की आवाज़ें आती है। धीरे धीरे हम कब्रिस्तान के नज़दीक आ रहे थे, तभी साइकिल का पहिया एक पत्थर पर पड़ा और हमारा संतुलन बिगड़ गया। मैंने साइकिल की हैंडल ज़ोर से पकड़ ली, जिस वजह से साइकिल एक ही दिशा में तेजी से भागने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मुझे चिल्लाता देख रमजान चाचा का संतुलन बिगड़ा और हम लोग अंधेरे में एक और गिर पड़े। मैंने कसकर रमजान चाचा का हाथ पकड़ रखा था। अंधेरे में हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। लुढ़कते लुढ़कते हम लोग एक बड़े से पत्थर से जा टकरा कर रुक गए। मैंने टटोला तो वो एक बड़ा सा पत्थर था। रमजान चाचा ने अपनी जेब से माचिस निकाली और जलाने की कोशिश की। काफ़ी देर की मेहनत के बाद एक तीली जली तो मेरी चीख निकल गई। हम कब्रिस्तान के बीच में थे और वो पत्थर किसी कब्र की थी। मैंने रोते हुए कहा, चाचा, हम कब्रिस्तान में भूत हमें मार डालेंगे। चुप रहो तुम, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कब्रिस्तान का क्या रहस्य है, क्या है जो आज तक लोगों को डराती आई है। मेरे साथ आओ। कहते हुए उन्होंने एक तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं उनके कुर्ते को पीछे से पकड़ रखा था। उनके पीछे पीछे डरता डरता चला जा रहा था। तभी एक ठोकर लगी और हम दोनों ही किसी कटीले तार में उलझ गए। हमारे शरीर के कई जगह से खून बहने लगा, मगर हमें अपनी जान बचाने के साथ साथ आज उस कब्रिस्तान के रहस्य का भी पता लगाना था, जो सदियों से एक रहस्य बना हुआ था। हम धीरे धीरे कब्रिस्तान के एक कोने की ओर बढ़ रहे थे। अचानक ही चाचा ने माचिस जलाई तो मैं चीख उठा। सामने कोई खड़ा था। लाल लाल आंखें, काले कपड़े पहने हुआ था, फटा हुआ कंबल ओढ़ रखा था उसने। जोर से चिल्लाया वो। मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। उसकी आवाज़ ठीक उसी तरह मिल रहे थे जैसे आज तक मैं रात को कब्रिस्तान से निकलती आवाज़ें सुना करता था। उसने कंबल में कुछ चीज़ें इकट्ठा कर रखी थी कि ज़रा सी रोशनी में वो चमकने लगते थे। इसे ही लोग रात में कब्रिस्तान में जलता और बुझता हुआ चिराग कहते आए थे। वो हमें कोई बहरूपिया लगा जो किसी खास मकसद से रात में उस कब्रिस्तान में आता था। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने डरते डरते पूछा। जवाब में उसने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया और मुंह खोलकर जोर से हंसा।
उसके सड़ चुके दांतों से एक भयानक दुर्गंध निकली जो मेरे दिमाग में घुसती हुई प्रतीत हुई। आंखें एकदम से लाल, चेहरा धंसा हुआ, आंखों के किनारों पर काजल चिपौता हुआ। बहुत ही डरावना चेहरा था उस आदमी का। क्यों रामलाल काका? उसके सामने आते हुए रमजान चाचा ने कुटिल मुस्कान उकेरी। वो आदमी कुछ पलों के लिए ठिठक गया। उसने जोर जोर से अपनी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने रमजान चाचा को जल्दी यहाँ से निकलने को कहा। अभी रुको बेटा, तुम पूछोगे नहीं ये कौन है? हाँ पूछना तो चाहता हूँ पर डर लग रहा है। अभी यहाँ से निकलना ही सही होगा। मैं बताता हूँ ये कौन है। तुम जिसे भूत और चुड़ैल समझते हो और उनकी बातें कर रहे थे, ये उनका बाप है। क्या? मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ये पागल बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि राजन का पिता और रेहाना का ससुर है, और आज भी मानता है कि उनका बेटा और बहू जिंदा इस कब्र में दफन है। रोज शाम को ही ये यहाँ आ जाता है। मुझे सब पता है पर बताया आज तक किसी को भी नहीं। कुछ भी हो, मुझे वहाँ से निकलना था। हम लोग धीरे धीरे कब्रिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। रमजान चाचा ने माचिस निकाली और जलाकर दिशा भांपने की कोशिश की। मुझे बचा लीजिए चाचा जी। कि तभी किसी औरत की आवाज़ गूंजने लगी। सामने अपनी छत विछत चेहरा लिए रेहाना हाथ जोड़े खड़ी थी। चेहरे के नाम पर एक आंख बाहर निकलकर लटकी हुई, टूटी और मुड़ी हुई ठुड्डी, आधे टूटे हुए और बाहर निकले दांत, कुल मिलाकर डरावना और भयानक चेहरा था रेहाना का। इतना डरावना चेहरा देख मेरी चीख निकल गई। मैं अंधेरे में ही भागने लगा। मुझे रोकते हुए रमजान चाचा भी मेरे पीछे आने लगे। रुक जाओ, एक कड़क आवाज़ ने मुझे पीछे देखने को मजबूर कर दिया। सामने कोई और ही खड़ा था रेहाना के अलावा। वो कोई और नहीं बल्कि राजन था, जिसे रेहाना के बगल में ही दफन कर दिया गया था। सर और धड़ अलग थे, पूरा शरीर खून से तरबतर था। उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रहे हो लखन मेरे भाई? मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर मुमकिन नहीं था। मुझे अपने करीब खींचते हुए वो काला शख्स बोला, मेरे साथ नहीं रुकोगे लखन? कहते कहते उस शख्स का सिर भयानक हंसी में डोलने लगा। मैं रोने लगा तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और बोला, तुम शायद मुझे नहीं पहचानते। रुको, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हम लोग बुरे नहीं हैं। जिसके बाद राजन ने तुरंत ही मेरा हाथ छोड़ दिया। जिसके बाद रमजान चाचा ने मेरा हाथ पकड़ा और हम लोग साइकिल के पास आ गए। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। रमजान चाचा ने मुझे चुप कराया। रमजान चाचा भी नहीं जानते थे कि रेहाना और राजन की आत्मा सच में उस कब्रिस्तान में है। जिसके बाद हम लोग तुरंत ही साइकिल में बैठे और वहाँ से निकल गए। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। रमजान चाचा ने किसी को भी ये कहने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। यार बहुत रात हो गई है, थोड़ा जल्दी बाइक चला। अनिकेत ने अपने दोस्त राजेश को कहा तो इस पर राजेश ने कहा, यार जल्दी ही तो चला रहा हूँ, ये रास्ता सही नहीं है, ज़्यादा तेज़ चलाना ऊपर से रात के वक्त सही नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा संभल कर ही चलते हैं। वैसे भी रात ही तो हुई है,
इसमें डरने वाली कौन सी बात है। तो इस पर अनिकेत ने कहा, यार तूने सुना नहीं है क्या, ये रास्ता क्या। तो इस पर अनिकेत ने वापस से बोलना जारी रखा, दरअसल लोग बोलते हैं कि ये रास्ता रात के लिए सही नहीं है, यहाँ पर आत्माएं भटकती है। इस पर राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अबे क्या यार, तू भी ये क्या इन सब बातों पर यकीन करता है, पागल है क्या। भूत प्रेत आत्मा ये सब बस दिमाग का वहम है, ये सब कुछ नहीं होता, चल चुपचाप। जिसके बाद राजेश ने आराम से बाइक चलाना जारी रखा। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसका अंदाज़ा रास्ते की खामोशी और सन्नाटे को देखकर साफ पता लगाया जा सकता था। रास्ते के दोनों तरफ जंगल झाड़ियाँ थे, इसलिए चांद की रोशनी भी रास्ते पर सही से पहुंच नहीं पा रहे थे। बस बाइक की हेडलाइट की रोशनी ही थी जो उस रास्ते पर उन लोगों की सहारा बने हुए थे। राजेश बाइक को चलाते हुए तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। ठंड का मौसम था और राजेश को काफ़ी ठंड भी लग रहे थे। तभी उसने अनिकेत से कहा, यार थोड़ी देर तू बाइक चलाएगा क्या, मुझे बहुत ठंड लग रही है यार। इस पर अनिकेत ने कहा, यार मैं चला लेता बाइक, मगर वो क्या है कि मुझे सही से चलाना नहीं आता है। तो इस पर राजेश ने वापस से कहा, क्या बे, अगर नहीं चलाना तो सीधा बोल कि डर लग रहा है, या बहाना क्यों मार रहा है। जिसके बाद राजेश ने वापस से बाइक चलाना जारी रखा। रास्ते पर उन दोनों के अलावा और कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। रास्ते पर खामोशी और सन्नाटा इस कदर फैला हुआ था कि वो लोग बाइक की आवाज़ के साथ ही साथ दूर कहीं से ट्रेन के गुजरने की आवाज़ भी साफ तौर पर सुन पा रहे थे। राजेश तेजी से अभी बाइक चला ही रहा था कि तभी अचानक ही उसे रास्ते के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा नजर आया। इस पर राजेश ने अनिकेत से कहा, अबे वो सामने देख, ये बच्चा कहाँ से आ गया इस रास्ते पर। इस पर अनिकेत ने कांपती आवाज़ में कहा, भाई भाई मैंने कहा था ना कि ये रास्ता। इस पर राजेश ने कहा, अबे चुप, ये बच्चा है यार, कोई भूत थोड़ी है, हमें उतर कर देखना चाहिए, हो सकता है कि इसे हमारी ज़रूरत हो। इस पर अनिकेत ने साफ मना किया, मगर राजेश नहीं माना। वो उतरकर उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी वो उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी इतनी देर से सिर झुकाए खड़ा वो बच्चा एकदम से उसने अपना सिर राजेश की तरफ ऊपर उठाया। तो राजेश उसका चेहरा देखकर डर के मारे एकदम से नीचे गिर पड़ा। उस बच्चे का चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रहे थे और उसका मुंह इतना बड़ा था जितना बड़ा एक इंसान का हो ही नहीं सकता। वो बच्चा एकदम से ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ पूरे फिज़ा में गूंज रही थी। उसकी मोटी और कर्कश आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो बच्चा कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो कुछ और ही भला है। जिसके बाद अनिकेत भागता हुआ राजेश के पास आया और उसे उठाने लगा। राजेश को उठाकर वो वापस से बाइक के पास आया। उन दोनों ने बाइक घुमाई और वापस से वहीं पहुँचे जहाँ से वो लोग अपने घर जाने के लिए निकले थे। उन लोगों ने पूरी रात वहीं उस फार्म हाउस पर ही बिताई, अपने दोस्त के फार्म हाउस पर। और फिर अगली सुबह ही वो लोग वापस से अपने घर जाने के लिए निकले। मगर उन दोनों को आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो बच्चा, वो सब था क्या। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे
ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।